हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका आजाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं इस वर्कशॉप क्लासेस के अंदर। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आज की वर्कशॉप क्लास को आपने शुरू से लगाकर अंत तक देख लिया, ध्यानपूर्वक सुन लिया और अपने जहन, अपने मन के अंदर उतार लिया, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी किस्मत ही खराब है या फिर भगवान ही बीच में आ जाए तो इस बार आप आरएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे। अन्यथा आपका आरएएस अधिकारी बनना तय है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखिए, हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह जरूर देना चाहूंगा। हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, आप हमें टीचर समझें या ट्विटर समझें या फिर आप हमें प्रोफेसर समझें, लेकिन मैं अपने आप को कोच समझता हूं। ठीक है, क्योंकि कोच का काम है सही दिशा प्रदान करना और वही चीज मैं कर रहा हूं। तो हम लोग जो होते हैं वो एक बारिश की तरह होते हैं। हम लोग बारिश की तरह होते हैं। हमारे वीडियोस देखने पर, हमारी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने पर हमारी जो बारिश होती है वह सब जगह बराबर होती है। यानी यूं सीधे शब्दों में कहूं तो हम सबको संतुलित मात्रा में पढ़ाते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि जो हमें देखता है, हमें सुनता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो या ऑफलाइन क्लासेस में हो, सारे के सारे अधिकारी नहीं बन पाते। ठीक है, तो उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह है वो स्वयं। उसकी वजह वो स्वयं इसलिए भी है क्योंकि हम बारिश की तरह हैं और बारिश की बूंदें सब पे समान गिरती हैं। बशर्त है कोई जमीन उपजाऊ होती है, कोई अनुपजाऊ होती है। अब मान लीजिए कि आपकी जमीन अर्थात आपकी नींव अगर अनुपजाऊ है तो बीज उगने में काफी वक्त लगेगा। ठीक है, और उपजाऊ है तो तुरंत उग जाएगा। सीधी सी गणित, सीधी सी बात। तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि हमारी बारिश का लाभ आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से सब लेकर अपनी, अगर अनुपजाऊ जमीन भी है, यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आपका बैकग्राउंड कमजोर है, नॉलेज कम है, तो भी स्ट्रेटेजी बनाकर, स्ट्रेटेजी के लिए यहां मैं खाद बीज शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि खाद बीज डालकर आप भी अपनी फसल को उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको मन में उतारना भी होगा और उसके साथ में लगातार प्रैक्टिस करना भी होगा। एक बात और मैं आपसे यहां पर चर्चा करना चाह रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर, सफलता का सूत्र क्या है, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएएस अधिकारी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही बनते हैं। मैंने ज्यादातर रेशियो देखा है, जो एवरेज लोग हैं वो ज्यादा इस एग्जाम को क्रैक कर पाए हैं। ठीक है, इसलिए आप ये कतई ना सोचें कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं तो कैसे आरएएस बन पाएंगे। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। देखिए, इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं है कि आरएएस अधिकारी बन पाते हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंट लोग आरएएस अधिकारी नहीं बनते, लेकिन ये कोई अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती आरएएस बनने की। ठीक है, एवरेज अगर आप स्टूडेंट है, आप के मार्क्स जो हैं वह कंस्टेंटली काफी पुअर भी रह चुके हैं, तो भी आप आरएएस अधिकारी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा प्लान के साथ चलना होगा। ठीक है, देखिए, मैंने यहां 4D लिखा है, सफलता का सूत्र 4D, जिसमें आपको डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, कोई आपका खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका उस
चीज के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए और आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर इन 4D फॉर्मूले पर आप अगर लगातार चलते हैं तो सफलता बहुत नजदीक आने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सर कोचिंग करने की आवश्यकता होती है या नहीं आरएस बनने के लिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे YouTube पे आपको यूट्यूबर मिलते भी होंगे जो ये कहते हैं कि कोचिंग नहीं करनी। अरे भैया, कोचिंग की डेफिनेशन क्या है? पहले मुझे ये समझा दीजिए, कोचिंग की डेफिनेशन क्या है? आप YouTube पे जो समझा रहे हो वो भी तो कोचिंग ही है। आप क्या बिना डायरेक्शन के कुछ काम कर पाएंगे? सोचिए, जरा सोच के देखिए। आप ये सोचिए ना कि आपको अगर कोई सही दिशा निर्देश नहीं देगा तो ये तो वही वाली बात हुई कि एक घोड़ा है, ठीक है। मैं वैसे तुलना ऐसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एग्जांपल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक घोड़ा है, एक घोड़े पर एक घुड़सवार बैठा है और एक घोड़ा अकेला है, ठीक है। अब दोनों घोड़ों को भगाया जाए तो मुझे बताइए कौन सा घोड़ा जो है अपने निश्चित स्थान पर, अपने निश्चित पॉइंट पर पहुंच पाएगा जिसके ऊपर घुड़सवार बैठा है। घोड़ा अपनी मर्जी से नहीं चलता, घोड़े को दिशा देने वाला होना चाहिए। तो मैं यहां पर यह चर्चा नहीं करना चाह रहा कि कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कोचिंग कहीं ना कहीं आप करते भी हैं। डायरेक्ट किसी जगह पर एडमिशन ना लेकर आप किसी का ज्ञान भी, जैसा कि YouTube पे मुझे देख रहे हैं, तो वो एक तरह की कोचिंग ही है, ठीक है। तो ये तो कहना छोड़ ही दीजिए कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि बिना दिशा निर्देश के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप जिस फॉर्म में जाना चाहते हो उसके प्रति आपका डेडिकेशन भी होना चाहिए। आपका डेडिकेशन कितना है उसके प्रति, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। और डिसिप्लिन के साथ में आपको पढ़ाई करनी आनी चाहिए और आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि मुझे नहीं आरएस बनना ही है किसी भी कीमत पर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप करोगे, 4D पे चलोगे तो इस बार आरएस एग्जाम निश्चित तौर पे निकलेगा। चलिए, ये तो एक आदर्शवादी बात हो गई मेरी, ठीक है। आदर्शवादी बात हर कोई कर लेता है, कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा यहां पर मैं एक और चीज की चर्चा करना चाहूंगा कि कोई भी काम करो तो आप सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। यस, होगा, नेगेटिव मत सोचो। ये मत सोचो कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये मत सोचो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मेहनत हो सकता है आप सही दिशा में नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन दिशा सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जैसा कि हमारी वर्कशॉप क्लास चल रही है कि कैसे कैसे एग्जाम के स्टेप्स पार करने हैं। उसके बाद में हम पैरेलल स्टडी पर भी आएंगे और लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आपको समझा चुका हूं कि बिना दिशा निर्देश के अगर आप मैदान में उतरोगे तो कहीं ना कहीं पिट के आओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप पिटे। देखिए, मेंस में क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं, एक 15 वर्ड्स का क्वेश्चंस होता है। 15 वर्ड्स यानी 15 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, जिसके 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 50 वर्ड्स का, ठीक है, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम 5, ठीक है। और एक होता है 100 वर्ड्स का, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आरएस मेंस में क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। 15 वर्ड्स 2 मार्क्स का, 50 वर्ड्स 5 मार्क्स का एंड 100 वर्ड्स 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब आते हैं कि सिलेक्शन का सही मतलब क्या है। सिलेक्शन का सही मतलब सीधा सीधा एक ही है कि आपने मेंस में क्या परफॉर्मेंस की है। क्योंकि आप देखिए, मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो प्री एग्जाम है वो तो मात्र क्वालिफाई एग्जाम है। आपको तो उसको सिर्फ पास करना है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा उसका। अब आती है मेंस की बात, 800 मार्क्स का होता है।
ठीक है। उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है वह 100 मार्क्स का है। सामने दिख रहा है कि ज्यादा वेटेज किसका है, मेंस का। यानी कहीं ना कहीं ये 800 एंड 100 मार्क्स मिला के आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे कि आप आरएस बनने लायक है या नहीं। इन दोनों में भी, इंटरव्यू और मेंस में भी सबसे ज्यादा वेटेज मेंस का है, ठीक है। तो ज्यादा सावधानी, ज्यादा समझदारी कहां दिखानी चाहिए, मेंस एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार टारगेट मेंस एग्जाम को कर रहा हूं और कोई भी बुद्धिजीवी मेंस को ही टारगेट करेगा, ठीक है। प्री पास करना कोई मुश्किल नहीं है। आने वाले वीडियोस में मैं सब समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन फिलहाल हम मेंस के आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि यह आरएस पास करने की तीसरी आवश्यकता है। पहली आवश्यकता सिलेबस को समझना, दूसरी आवश्यकता है स्ट्रेटेजी वाइज चलना, और तीसरी आवश्यकता है मेंस में आंसर राइटिंग की। और हमारी आजाद आईएएस एकेडमी भी इन 3 चीजों को प्रायोरिटी पे रख के चलती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है आपसे। सपोज मान लो आप एक एग्जामिनर हैं, आप एक परीक्षक हैं जो परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी। मेरे कहने का यहां तात्पर्य ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी कॉपी अच्छी लगेगी, जिस कॉपी को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। नो डाउट वही अच्छी लगेगी। तो आप मुझे बताइए कि आप एग्जामिनर से क्या उम्मीद करते हो। आपको भी नो डाउट कॉपी अच्छी ही देनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो बात को समझिए, जड़ की गहराई को समझिए। अच्छा उत्तर लिखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्वयं परीक्षक होते, चलो इस तरह से मत समझो। आप मुझे एक बात बताओ, सपोज मान लो आपको शादी करनी है, तो लड़का या लड़की ढूंढने जाओगे तो आप क्या देखोगे। उसकी सबसे पहले क्या देखोगे, सूरत, क्योंकि सबसे पहले सूरत ही आती है, सीरत तो बाद में पता चलती है, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू समझता है। मेरे एक अजीज मित्र हैं, सीनियर हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी उनसे एक बार बात हुई थी। उनको मैंने एक सीधा सा साधारण सा सवाल पूछा। मैंने कहा, सर जब आपके पास में जब मेंस की कॉपी आती है तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। मुझे कहा कि गोविंद, मैं तो कॉपी को देख के ही पहचान लेता हूं फ्रंट से कि इसको पढ़ना है या फिर एवरेज मार्क्स देके छोड़ देना है। बात को समझ पा रहे हो। यहां कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो एग्जामिनर होता है वह बहुत ही खतरनाक टैलेंटेड होता है, अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। आपकी कॉपी को फ्रंट पेज देख के वो पहचान जाएगा कि बंदे में कितना दम है। यानी आपकी जो उत्तर शैली है वह बहुत ही शानदार होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये कोई ग्रेजुएशन का पेपर है या फिर 10+2 का पेपर है कि आप कुछ भी लिख लोगे और पास हो जाओगे। यहां ऐसा नहीं चलता, ठीक है। आप भी सोचिए ना कि आपको अगर कॉपी चेक करने दी जाए और उसमें अगर आपको एक भद्दी राइटिंग वाला मिल जाए तो आपको पढ़ने में बड़ी मुश्किल आएगी। मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास में जब कॉपी आती है तो सबसे खराब राइटिंग होती है उसको सबसे लास्ट में रखता हूं और फिर एवरेज मार्क्स देके छोड़ देता हूं। सबकी फितरत होती है। कॉपी जांचना सबसे मुश्किल और सबसे दिमाग खाऊ काम है।
और हर कोई इसको नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छा उत्तर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और अच्छा उत्तर लिखने के लिए मैंने यहां पर कुछ चीजें बना रखी हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ समय अंतराल के बाद। अच्छा उत्तर की मेरे ख्याल में ये 5 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता उसका विस्तार और परिधि, मैं सब समझाऊंगा कि क्या होता है। दूसरा है अनुपात और संतुलन, और तीसरा है प्रामाणिकता उसकी, चौथा है उसकी भाषा, और पांचवा है उसका प्रस्तुतिकरण। तो क्या होता है अच्छा उत्तर लिखने की ये स्ट्रेटेजी और कैसा होता है अच्छा उत्तर, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात और मैं यहां कह देता हूं आपसे, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना कि यहां पर मैंने इस चीज को ही सबसे पहले क्यों प्रेफरेंसेस दी। सुनना एक बात, देखिए अभी अभी मैंने कहा कि मेंस होता है 800 मार्क्स का और इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। टोटल ग्रैंड टोटल 900 में से आपका आरएस क्वालिफाई होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 350 के आसपास ही मार्क्स आ पाते हैं लोगों के, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी आप एवरेज मान के चलिए 40 या 41 के आसपास आरएस अधिकारी बना जा सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, मेंस का। इंटरव्यू 100 मार्क्स, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे कि इंटरव्यू आपका कैसा गया, ठीक है, माना थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं आरएस अधिकारी बने हुए, मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, बहुत सारों को तो मैंने खुद भी पढ़ा रखा है। मैक्सिमम लोग जो है वह सिर्फ मेंस में झंडे गाड़ कर, या यूं कहूं कि मेंस में अच्छा स्कोर करके उन्होंने आरएस पास कर दिया, भले उनका इंटरव्यू खराब गया है, ठीक है। और प्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्री का तो सिर्फ इतना है कि उसको क्वालिफाई करना है। तो कहीं ना कहीं मेंस वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए मैं मेंस पर ज्यादा ही कुछ फोकस कर रहा हूं पिछले काफी समय से, ठीक है। सुनना ध्यान से। जैसा कि मैंने बताया कि अच्छा उत्तर कहीं ना कहीं व्यक्ति का आईना होता है। देखिए आप अपने परीक्षक के सामने स्वयं जाके आरएस मांग रहे हो, ठीक है, या आप अपनी उत्तर पुस्तिका भेज रहे हो, पहले तो ये क्लियर कर लो। आप परीक्षक के पास में कौन जाएगा, आप खुद जाओगे या उत्तर पुस्तिका भेज रहे हो, उत्तर पुस्तिका। तो कहीं ना कहीं उत्तर पुस्तिका आपका आईना है। अगर वो सही, साफ सुथरी और अच्छी हुई तो आपका आरएस बनना तय है। बात की गहराई को समझिए, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ चला जाए तो बहुत कम मेहनत में भी आरएस बना जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई 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 करने वाले पागल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे देखे जो पिछले 10-10 साल से इसके पीछे भी लगे हुए हैं, लेकिन हुआ धराया कुछ नहीं, आखिर में टीचर बन के बैठ गए या फिर कोई पटवारी कांस्टेबल बन के बैठ गए। आरएस उनके लिए सपना ही रहा, क्योंकि उन्होंने भी हार्ड लेबर को प्रेफरेंसेस दी थी बिना स्ट्रेटेजी के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखिए अच्छा उत्तर, उसकी पहली विशेषता होती है उसका विस्तार और परिधि। अब ये चीज होती क्या है, सुन लीजिए। विस्तार और परिधि से मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि जो प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है उसका वही उत्तर लिखें। यहां वही को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, यानी मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। वही का मतलब
न कम न ज्यादा। बात को घुमाइए मत। कभी भी प्रश्न का उत्तर देते समय दिमाग में यह जरूर बिठा लेना कि आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो कॉपी चेक करेगा, वो आपसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। अपनी इंटेलिजेंसी उनके सामने झाड़ने से कोई लाभ नहीं। वही मतलब वही उत्तर। अब वो पूछ क्या रहा है, आप जा कहां रहे हो। अब उसने पूछा है किसी कंटेंट के बारे में। जैसे मान लो आपको पूछा कि, मान लीजिए आपको पूछा उसने कि महात्मा गांधी का दर्शन लिखिए, ठीक है, और आप को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर गांधी का दर्शन लिखना है। चाहे वो ये प्रश्न हो सकता है कि 15 वर्ड्स वाला हो, या 50 वर्ड्स वाला हो, या 100 वर्ड्स वाला हो। अब उसने दर्शन पूछा है और आप उसको बता रहे हो गांधी जी कहां जन्मे, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए। भैया उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है, ठीक है। यानी आप अपनी परिधि के अंदर रहिए, अपनी सीमा के अंदर रहिए, ठीक है। उस सीमा से बाहर मत निकलिए। दर्शन पूछा है तो दर्शन ही लिखिए, वहां पर सुदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बात की गहराई को समझ पाए होंगे मेरा कहने का तात्पर्य। प्रश्न का विस्तार पूछा गया है 15 वर्ड्स तो 15 वर्ड्स, पूछा गया है 50 वर्ड्स तो 50 वर्ड्स, पूछा गया है 100 वर्ड्स तो 100 वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप गांधी जी के फैन हैं। होता है कई बार, बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं बड़े, ऐसा आपके साथ में हमेशा हुआ होगा। आप बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, स्पेशली जो एग्जाम देने का सही होश जो आपको आया होगा वह 10+2 के बाद में आया होगा कॉलेज लेवल पर। तो कॉलेज लेवल पर आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे जो आपको अच्छे से आता है, तो उसको और ज्यादा करने की कोशिश करते हो। मैं फिर कह रहा हूं ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये RS मेंस एग्जाम है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि आप उस प्रश्न का विस्तार उतना ही रखें जितना आवश्यक हो। परिधि में काम करें, वही उत्तर लिखें जो पूछा गया है, न कम लिखें न ज्यादा लिखें। यह भी मत सोचिए कि उसने पूछा क्या है और आप जा कहां रहे। यह भी मत करिए कि आप, उसने गांधी जी के दर्शन के बारे में पूछा है और आपने गांधी जी के दर्शन के बारे में 2 बातें लिख ली और आप गांधी जी की तुलना किसी और दर्शन से करने लग गए। यह भी नहीं करना है। प्रश्न, मैंने पहले वीडियो से ही कहा था, प्रश्न समझे बिना उत्तर देना मूर्खता है। इसलिए पहले प्रश्न को समझिए, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर निश्चित आएगा, और अगर प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है तो उत्तर देने से कोई लाभ नहीं है। यह कोई माइनस मार्किंग वाला एग्जाम भी नहीं है। यहां पर आपका नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा मेंस में। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि अपन उत्तर दे देंगे नंबर तो कट नहीं जाएंगे। उत्तर देने में क्या जाता है, लेकिन नकारात्मक मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन आपका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे अजीज मित्र जो काफी सीनियर है, मित्र तो काहे के बुजुर्ग है, मेरे से काफी उम्र में मेरे से डबल ही होंगे। उन्होंने कहा कि कॉपी मैं चेक वही करता हूं, दूर से ही देखते से पता चल जाता है कि ये कॉपी किस टाइप के व्यक्ति की है, फिर वो कंसिस्टेंटली मार्क्स भी वैसे ही देता है। उन्होंने मुझे बताया था कि फिक्स दायरा है, एक्सपीरियंस हो जाता है यार इतनी कॉपियां चेक करते करते। और मुश्किल से वो बता रहे थे कि 50 कॉपियों में से इक्की दुक्की जो कॉपी होती है जो मैं चेक करता हूं। देखिए
कॉपी चेक करवाना भी एक कला है, आर्ट है। आपकी कॉपी चेक करने के लिए आप एग्जामिनर को मजबूर कर दीजिए। अब मजबूर कैसे करना है? कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। आपने अगर अच्छा लिखा है, विस्तार के अकॉर्डिंग लिखा है, परिधि के अंदर लिखा है, तो मजबूर होगा ही होगा कॉपी चेक करने के। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है प्रश्न अटेम्प्ट करने का, वो है अनुपात और संतुलन। देखिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, ठीक है। यानी उन प्रश्नों को हम बहुपक्षीय कह सकते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछा कि अंबेडकर और गांधी जी के दलितों के बारे में विचार का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। प्रश्न क्या है? अंबेडकर और गांधी जी के दलितों के बारे में विचार का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। अब देखो, कोई हो सकता है अंबेडकर साहब का फैन हो, कोई हो सकता है गांधी जी का फैन हो। तो आपको ये प्रश्न पूछा है, ये बहुपक्षीय द्विपक्षीय सवाल है, तो आपको इसमें अंबेडकर साहब का भी उतना ही पक्ष रखना है और गांधी जी का भी उतना ही पक्ष रखना है। ऐसा नहीं करते हैं कि आप अंबेडकर साहब के ज्यादा फैन हो और गांधी जी के विरोधी हो, तो इनके बारे में 70% लिख रहे हो और गांधी जी के बारे में 30% लिख रहे हो। ये किया सीधा फिक्स है। 15 वर्ड्स का सवाल है या 100 वर्ड्स का सवाल है, 100 वर्ड्स का है तो मुश्किल से 1 मार्क्स भी नहीं देगा या फिर देगा ही नहीं। आप आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और ये चीज मेंस में अच्छे से पता की जाती है। संतुलन, अनुपात और संतुलन दोनों चीजें एक ही हैं और उसी का पक्ष विपक्ष होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्न की उत्तर की प्रामाणिकता। आप कोई भी उत्तर लिखते हो, ठीक है, तो ऐसे हवा में तीर मत मारिए, उसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण आवश्यक है। अब आपने अंबेडकर साहब और गांधी जी के दलितों के प्रति विचार लिखे, तो आप उसके प्रमाण भी रखिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसा प्रश्न है, अगर 100 वर्ड्स का है तो हो सकता है उसमें 1 या 2 प्रमाण आपको देने पड़ जाए, 3-4 भी देने पड़ जाए। 50 वर्ड्स का है तो 1-2, और 15 वर्ड्स का है तो 1 आध प्रमाण तो उसमें होना ही चाहिए। लिखिए, जैसे कि गांधी जी की कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक का नाम लिख लीजिए, उसके कोष्टक में उसका ईयर लिख लीजिए। बहुत ही धांसू इंप्रेशन पड़ेगा परीक्षक के ऊपर और वो तुरंत आपकी कॉपी चेक करते हुए चेहरे पे स्माइल भी करेगा और ये समझेगा कि वो ऐसे ही प्री पास करके मेंस में नहीं आया है, बहुत पढ़ाई करके आया है और उसे ऐसा ही अधिकारी चाहिए, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात। हालांकि हम आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको प्रैक्टिसेस, लेकिन यहां पर मेन चीजों को समझते हैं। इस पर हम विस्तार से भी जानकारी बाद में आपको देंगे। अब आती है बात भाषा की। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका प्रवाह जो है भाषा का, वह बड़ा शानदार होना चाहिए।
देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन पांचों चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। हालांकि पांचों ही मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए मैंने पांचों को एक ही लाइन में लिखा है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्सनली पूछे कि सबसे ज्यादा इन पांचों में भी महत्वपूर्ण कौन है, तो मैं एक आध पॉइंट भाषा को ज्यादा दूंगा। कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी मेरे सामने आए हैं कि उन्होंने कंटेंट्स में भी गड़बड़ कर दी। थोड़ी बहुत चल जाती है, कभी कभार ह्यूमन एरर है, हो जाता है। अनुपात और संतुलन में भी थोड़ा 19-20 रह गया, परिधि से थोड़ा सा बाहर भी निकल गए। लेकिन अगर लैंग्वेज अच्छी है ना, लेखन शैली अच्छी है ना, एकदम स्वच्छ लिखा है, एकदम मोतियों जैसे अक्षर हैं, तो एग्जामिनर उसको पढ़ने में इतना अच्छा फीलिंग्स आएगी कि वो आपके न तो प्रमाण देखता है और न ही आपके संतुलन अनुपात चीज को देखता है, न परिधि विस्तार को देखता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन है। शब्दों का जाल मत बुनिए। कोटेशन भी बनाने हैं तो कोटेशन बनाइए, पूरा वक्तव्य लंबे। ऐसे भी सवाल बहुत बार मुझे पूछे गए पर्सनली कि सर, जो वाक्यांश होता है, वाक्य होता है, वो लंबा लिखा जाए या शॉर्ट। आपकी अगर लैंग्वेज धारा प्रवाह है और आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, आपकी वर्तनी अगर शुद्ध है, ठीक है, तो आपको लंबी जो कोटेशन है वो लिखने में दिक्कत भी नहीं आएगी। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि इसकी भाषा पर अच्छी कमांड है, शब्दों का चयन उसका अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उटपटांग आप पूछा गया है, आप एक स्टार्ट तो कर रहे हो हिंदी में उत्तर और बीच बीच में उर्दू के शब्द डाल रहे हो, फारसी के शब्द डाल रहे हो। हिंदी में स्टार्ट किया, हिंदी ही रखी। हाँ, हिंदी से थोड़ा इंग्लिश भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर की अपन सोचते दिमाग में जनरली आ जाता है कि मैं शुद्ध हिंदी का कोई वर्ड लिखूं। ठीक है, शुद्ध को भी लोग बहुत सारे शुद्ध नहीं बोलते। शुद्ध, सर शुद्ध आंसर कैसे लिखा जाए? अरे शुद्ध क्या होता है? शुद्ध। ठीक है, तो शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि आपने शुद्ध हिंदी लिख ली, ठीक है, और कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ गए जैसे कि उपागम, अधिगम, तो आपको वहां पर ऐसा रियलाइज होता है मेंस एग्जाम में कि यार क्या पता सामने वाला इंग्लिश मीडियम का हो, या फिर हो सकता है कि उसको ये वर्ड नहीं आ रहा हो, तो वहां कोष्टक में उसका अर्थ लिख सकते हैं आप। लेकिन उस शब्द को आप जहां उपागम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पहले ही, ठीक है, वहां उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भले ही लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन उसको बार बार रिपीट मत करिए। उस एग्जामिनर को ये मत समझाइए कि उपागम को ये कहते हैं। बार बार लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार लिख लिया ना तो अपने आप समझ जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी से थोड़ा इंग्लिश चल सकता है, लेकिन बार बार लैंग्वेज के अलग अलग शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, इसलिए ऐसा कतई ना करें। ठीक है, अब आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। आप प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हो? देखिए, आपसे अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, सवाल तो क्या रहे, मेरा एक खुद का सोचना है। आपको अगर कहा जाए कि आपको अच्छा क्या लगेगा, तो पहले आप अपने आप पे ले लीजिए ना। आपके पास में अगर कोई कॉपी आती है तो आपको अच्छा वही लिखे, अच्छा लगेगा जो आपके आंखों को भा रहा है। यानी जो सबसे पहले जो सूरत है ना, उसको देख लीजिए कि उस प्रश्न की सूरत कैसी है। आप लिखते टाइम ये खुद महसूस कर सकते हैं आसानी से, और इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आंसर राइटिंग में कि आप को मन में कौन भाता है। जो आप पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? सूरत। अब प्रश्न इतना अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, उत्तर इतना अच्छे से लिखा हुआ है जिसमें शब्दों का चयन जो है बड़ा शानदार है, जो पेन आपने इस्तेमाल कर रखी हैं वह भी शानदार है, चाहे जेल पेन हो,
बार बार आप डायग्राम बना रहे हो, जैसे ज्योग्राफी में मैप बना रहे हो, जैसे कि आप हिंदी में हो तो आपने कोई कविता लिख ली या फिर आपने कोई कोटेशन लिख लिया, हिस्ट्री में हो तो किसी का कथन लिख लिया और इन्वर्टेड कॉमा में डाला, और इन्वर्टेड कॉमा में डालने के बाद में नेक्स्ट लाइन से आपने शुरू किया। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमा में आपने हुमायूं के बारे में लेन पुल का कथन लिख लिया कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा, आखिरकार ठोकर खाकर ही मरा, ठीक है। वो कोटेशन लिखने के बाद वो उसी के आगे बढ़ते जा रहे हो, पेपर की बचत कर रहे हो, नहीं, वहां से एंटर कर लीजिए, नीचे वाली लाइन से लिख लीजिए और इन्वर्टेड कॉमा में लेन पुल का नाम बड़े शानदार से लिख लीजिए, ठीक है। और लेन पुल का नाम लिखने के बाद में डैश लगाइए और फिर कोटेशन लिख लीजिए उसके बीच में, और फिर नीचे लाइन से उसका एनालिसिस शुरू कर दीजिए। इतना प्यारा दिखेगा आंसर कि खुद एग्जामिनर उसको चेक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, कॉपी चेक करवाना भी एक कला है। अगर आपने एग्जामिनर को मजबूर नहीं किया तो वो एवरेज तोल के जैसे बांटता है वैसे मार्क्स दे देगा, ठीक है। और उसमें आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी और हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, और इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत भी इतनी काम नहीं आएगी क्योंकि इंटरव्यू तो मात्र 100 अंक का है, खास तो 800 अंक में से लेने हैं आपको। तो दोस्तों, ये आज की क्लास, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग जो आरएस में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसके बारे में मैंने बनाया है। और भी आगे ऐसे ही वीडियोस और इससे रिलेटेड आंसर लिखने की जो कला है उस पे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। बने रहिएगा आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के साथ। मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।